अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना। मान लो यहां से जयपुर तक जाने का किराया, समझना है ना, पहले कॉन्सेप्ट भी समझ लेना। ये है कुचामन, कुचामन के बाद में है नावा, अपने सर्कल है वहां पे, ठीक है। फिर नावा के बाद में आता है जोबनेर, जहाँ पे ये एग्रीकल्चर वाले पटेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है जयपुर, जहाँ पे हम घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। जब हमको कोई भी समझ में नहीं आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, जयपुर। कुचामन से नावा तक जाने का किराया है 30 रुपए। देखो हकीकत में अलग अलग हो सकता है, मैं ऐसे मान रहा हूँ, है ना। कुचामन से नावा तक जाने का किराया है 30 रुपए। जोबनेर तक जाने का किराया है मान लो 80 रुपए, ठीक है ना। और जयपुर तक जाने का किराया है 120, ठीक है ना, 120। तो कुचामन से जयपुर तक जाने का कितना रुपए लगेगा, 120। कुचामन से नावा का, कुचामन से जोबनेर का 80। ये याद हो गया, ठीक है, बन गए कंडक्टर, ठीक है। अच्छा अब बताओ, कोई आदमी अगर नावा से चढ़ा और जयपुर उतरा, कितने रुपए लेने चाहिए उससे, 90। समझ रहे हैं। अच्छा, जोबनेर से चढ़ा और जयपुर गया तो 40। और नावा से जोबनेर गया तो 50। बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा अगर मान लो वो वापस आ रहा हो, ठीक है ना, वापस आ रहा होगा मतलब जयपुर से आ रहा हो, तो जयपुर से नावा का किराया कितना होगा, 90। यहाँ तक तो सब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारे लिए इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझा, इसको यहीं छोड़ते हैं। अब दूसरी बात आती है, मान लो किसी भी चार्ज पार्टिकल हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं ना, तो हमें काम करना पड़ता है। क्यों काम करना पड़ता है समझना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था यहाँ पे, इसी तरह से बनता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहां से यहां तक लेके आना चाहता हूं, तो इसमें धक्का मारेगा ना, ये तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, इसको ऐसे खींच के लाना पड़ेगा, मेरे को दम लगाना पड़ेगा, खींच के लाना पड़ेगा। ये जब मैं खींच के लेके आ रहा हूं, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, वर्क किया। अब वर्क एनर्जी पावर में आ जाना, मैंने एक्चुअल में वर्क किया। क्या मेरे वर्क करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो ये वर्क कहां गया, पोटेंशियल एनर्जी, नाम से समझ आ रहा है। वर्क कहां गया, वापस, मतलब वर्क एनर्जी पावर वाला जो चैप्टर था ना, उसके हिसाब से समझो कि अगर मैंने इसके ऊपर वर्क कर दिया, मैंने तो इसको खिसका दिया, फोर्स लग रहा था उस तरफ, डिस्प्लेसमेंट करा दिया इस तरफ, ठीक है ना। तो वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव का आएगा। क्यों आएगा वर्क नेगेटिव का, क्योंकि मेरे लिए तो वर्क नेगेटिव ही है, मैंने तो कर दिया। इसके लिए वर्क कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। ये चीज समझा रखी है मैंने पहले भी। हम जिसके ऊपर करते हैं उस पे पॉजिटिव, तो हमारा नेगेटिव। मैंने 10 जूल किया तो उसकी 10 जूल एनर्जी बढ़ी, लेकिन बढ़ी तो सही, लेकिन इसकी तो मुझे काइनेटिक एनर्जी दिख ही नहीं रही है, तो मतलब वो एनर्जी कहां चली गई है, पोटेंशियल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अब इसके पास में एक एक्स्ट्रा एनर्जी है, जिसकी वजह से इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी, एक एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसे यहां तक नहीं लाता और यहां तक लाता, तो बताओ मुझे वर्क ज्यादा करना पड़ता है या कम करना पड़ता, कम करना। बात सही है। तो मैं जितना डिस्टेंस पे लेके आऊंगा, जितना इसके पास में लाऊंगा, उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहां होगी, इसके पास में, सबसे कम होगी दूर में। कम तो कहां होगी, दूर में, और पास में कैसी होगी, ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी की ये बात होगी। अच्छा अब मान लो कि ये कहां हो, इन्फिनिटी पे हो। कहां हो रही है, इन्फिनिटी पे। अगर ये इन्फिनिटी पे है तो हम समझते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या है, 0। याद करो, हमने ग्रेविटेशन में भी ऐसे ही सीखा था। ग्रेविटेशन में इन्फिनिटी पे कोई पार्टिकल होता था, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती थी 0। जैसे जैसे उसको लाते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। अब सेम टू सेम यही काम है। मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्रेविटेशन का चैप्टर आना मतलब यहाँ के 4 चैप्टर आने के बराबर होता है, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। अगर ये चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी पे होता तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको लेके आऊं और यहां रख दूं, कितनी डिस्टेंस पे रखूं, r डिस्टेंस पे रख दूं,
कितनी डिस्टेंस पे रखूं, r डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का f डॉट dx, याद होगा ऐसा कुछ, माइनस का f डॉट dx, याद है ऐसा कुछ? ओके, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस कहां से कहां लेना है, इंफिनिटी से r तक लेके आना है, इंफिनिटी से कहां तक लेके आना है, r तक। F फोर्स कितना लग रहा है इस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, जितना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके हिसाब से, ठीक है ना, Q इंटू E, या फिर फोर्स आपको पता ही है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कहां से कहां तक, ये Q1 है और ये Q2 है। कहां से लेके आ रहा हूं, इंफिनिटी से ला रहा हूं, कहां तक लेके आ रहा हूं, R तक, dr, डिस्प्लेसमेंट R की टर्म्स में आएगा dr, ठीक है। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, K Q1 Q2 हो तो बाहर निकाल दो, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर रखा, इंफिनिटी से R तक, और ये बाहर ही रख देता हूं, K Q1 Q2 और इसका dr अपॉन में R, ये इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का K Q1 Q2 माइनस का 1 अपॉन R इंफिनिटी से R, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। नहीं आता है तो इंटीग्रेशन रट लो, ठीक है ना, वापस अभी समझाने की हिम्मत नहीं है इसमें, ठीक है ना, नहीं आता है तो रट लो, आता है तो आपको समझ में आ जाएगा पावर से कैसे करते हैं। इसको वैल्यू को पुट किया, इसका माइनस यहाँ गया, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या, K Q1 Q2 अपॉन में R, ये बच जाएगा, ये 1 अपॉन इंफिनिटी होता है 0 और 1 अपॉन R की वैल्यू 1 अपॉन R, तो ये रहती है। तो मतलब कि इंफिनिटी से यहां तक किसी भी R डिस्टेंस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, K Q1 Q2 अपॉन में R। एक्चुअल में जो ये मैं प्रोसेस दिखा रहा हूं ना, ये आपको मैं एग्जैक्टली सेपरेट चैप्टर में वापस से करवाऊंगा, बस यहाँ केवल शो करना था कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना। तो मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना बना उसके पास में, K Q1 Q2 अपॉन में R डिस्टेंस पे लाके रखने में इतना वर्क उसके पास आ गया और इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी है। लेकिन मैं यहां से लेके आ रहा हूं तो मुझे काम करना पड़ रहा है, ये सेम ऐसे समझ लो, कुचामन से किसी को जयपुर लेके जा रहा हूं तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, कुचामन से जयपुर जाने के 120 रुपए, ठीक है ना, तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तभी जाके वो कहां से कहां आएगा, इंफिनिटी से R डिस्टेंस पे आएगा मेरे लिए। बातें समझ में आ गई आपको? ओके, अब इसको तो मैं मिटाता हूं वापस, अपना ये फॉर्मूला बन गया Q1 Q2 अपॉन में R, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहां से यहां तक कुचामन से मान लो जोगनेर भेजना है मेरे को, कुचामन से कहां भेजना है, जो, ठीक है, कितने रुपए लगते हैं एक आदमी, अगर 6 जने एक साथ चलेंगे तो 480, याद है, समझ में आई कैसे किया, समझ में आई कैसे किया, मतलब जितने आदमियों को ले जाओगे उसके हिसाब से पैसे लगते हैं, एक आदमी के कितने लगते हैं वो बताया मैंने, एक आदमी के कितने लगते हैं वो बताया, ठीक है ना। तो ये तो क्या है, Q1 Q2, किसी Q1 चार्ज के एरिया में, किसी Q1 चार्ज के एरिया में Q2 को इंफिनिटी से पकड़ के लाऊं तो इतना लगता है, Q2 को पकड़ के लाऊं तो इतना लगता है, तो बताओ एक कूलाम को पकड़ के लाऊं तो कितना लगेगा, मतलब Q2 की वैल्यू कितनी कर दूं, एक कूलाम, कितना लगेगा, उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है, इंफिनिटी से 1 कूलाम को किसी R पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल। मतलब कि ये जो भी वर्क है, ये हकीकत में है तो वर्क ही हमारे लिए, तो अब ये जो भी वर्क है किसी एक चार्ज के लिए करो तो वो बन जाएगा पोटेंशियल, इसको बताएंगे V से, ये होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज।
फॉर्मूला क्या हो गया, कितना वर्क हुआ अपॉन में क्यू, ठीक है ना। अगर इसके अंदर क्यू का डिवाइड लगा दो आप, क्यू का मतलब Q2 लाया, Q2 की जगह 1 कर दो तो कितना फॉर्मूला हो जाएगा, के क्यू अपॉन में आर, के क्यू अपॉन में आर। अब देखो सोचो V का फॉर्मूला, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट क्या होगी, वर्क डन जूल पर, वर्क डन क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। इसके लिए नई यूनिट बना रखी है जिसे बोल रखे हैं हम वोल्ट, जैसे बोलते हैं ना वोल्ट, 220 वोल्ट का करंट आ रहा है ऐसा बोलते हैं ना, तो ये वोल्ट वोल्ट यही है वोल्ट, ठीक है ना। तो वोल्ट एक हकीकत में क्या है, किसी एक कूलम्ब को कहां से लाओ, इंफिनिटी से लाओ। अगर मैंने किसी जगह के लिए बोल दिया कि यहाँ पे इस एक पॉइंट पे 10 वोल्ट है, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट, तो मतलब इंफिनिटी से यहां तक लाने में कितने जूल वर्क करना पड़ेगा, 10 जूल। किसके लिए, 1 कूलम्ब के, किसके लिए करना पड़ेगा, ये 1 कूलम्ब के लिए 10 जूल वर्क करोगे तब वो यहां आएगा, ठीक है। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 200 वोल्ट, कितनी है, 200 वोल्ट, अगर 200 वोल्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंफिनिटी से उस पॉइंट तक चार्ज को लेके आए तो कितने जूल एनर्जी लगेगी, 200। बात तो समझ में आ गई। ये एक्चुअल में V क्या है, वोल्ट जूल पर कूलम्ब, एक कूलम्ब के लिए कितने जूल लगाते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब बात यही, अब कुचावट जॉब में की जगह अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। यहां पे तो कोई चार्ज था Q जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ था, ये पॉइंट है A, ये है B, ये है C और ये है D, और ये कहीं है इंफिनिटी। इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है तो यहाँ 0 वोल्टेज ही होता है हर वक्त। जैसे जैसे पास आऊंगा मुझे ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहाँ तो 20 वोल्ट है, यहाँ पे 50 वोल्ट है, यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे 800 वोल्ट है इस पॉइंट। अब सोचो अगर मैं एक कूलम्ब को इंफिनिटी से D पॉइंट तक लाऊं, बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा एक कूलम्ब के लिए, 20 जूल। एक कूलम्ब को इंफिनिटी से C तक लाऊं तो 50 जूल, एक कूलम्ब को इंफिनिटी से 100 तक लाऊं तो, इसे B तक लाऊं तो 100 जूल, और A तक लाऊं तो 800 जूल। वेरी गुड। अब बताओ D से B तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा एक कूलम्ब को, 80 जूल। अच्छा, C से A तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, अच्छा। अब चेंज करते हैं, D से A तक लाना है पर 5 कूलम्ब को लेके आना है, अकेले कूलम्ब को नहीं लाना है, कितने को लाना है, हाँ बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा, 780 इंटू 5। बात समझ में आई आपको, 3900। वेरी गुड, आपको बातें समझ आसान नहीं है काम, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये जो वोल्ट है V वोल्ट, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जूल स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर, अरे एनर्जी तो स्केलर होती है। अच्छा कूलम्ब स्केलर होता है वेक्टर होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, स्केलर ही होता है। अरे वेक्टर तो जो फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो वेक्टर होते हैं, ये तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड है ना फोर्स है, ठीक है ना डिस्प्लेसमेंट है, ये तो केवल क्वांटिटी है, चार्ज की क्वांटिटी क्या होगी, कूलम्ब क्या होगा, स्केलर, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो वोल्ट भी कैसा है, स्केलर। मतलब अब डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसे घुमा के लाओ चाहे सीधा ले आओ, मतलब कि इसको ऐसे घुमा के यहाँ लाओ चाहे इसको ऐसे सीधा ले आओ, कोई फर्क नहीं, स्केलर है। यहाँ का डिफरेंस निकाल भाई, बस जयपुर चाहे बगरू होके जाए चाहे जोगनेर होके जाए, भाड़ा तो उतना ही लगने वाला है भाई। रोडवेज में बैठोगे तो रोडवेज की 2 तरह की बसें जाती है, एक तो जोगनेर होके जाती है जयपुर के लिए, और एक जाती है उधर वो बिचून होके जाती है बीच में। अगर कोई गया है तो ध्यान, ठीक है ना, मेरे को पता है जाते तो नहीं, घर वाले निकलने देते नहीं, क्योंकि घर वालों को तुम्हारे पे भरोसा है नहीं, ठीक है ना, तुमको तो ये भी भरोसा नहीं है कि कहाँ लेके जाए। तुम जाते हैं मम्मी ये चॉकलेट खाऊंगा ऐसे करने लग जाते हो, फिर मम्मी कहती है कि चल बेटा आगे चल तेरे को बड़ी वाली चॉकलेट खिलाते हैं,
फिर वो बड़ी वाली कभी होती नहीं है। ऐसे ही करते हो तुम तो बाहर जाते हो तो तुम तो मांगता पड़ा शुरू कर देते हो, मम्मी कचौरी खाऊंगा, मम्मी ये खाऊंगा, मम्मी वो खाऊंगा। तो मम्मी कहती है कहाँ ले जाए इस बच्चे को, गंदे बच्चे को, इसको स्कूल ही जाना ठीक है, तो स्कूल ही भेजते हैं तुम। यहाँ तक तो समझ में आ गई? ठीक, जाओ छोड़ दे कोई। हाँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ठीक है। मतलब कि अगर आपको किसी जगह का पोटेंशियल दिया हुआ है तो उन दो जगहों का पोटेंशियल का डिफरेंस भी होता है। जैसे यहां से यहां के बीच में आपने 780 निकाला, तो एक तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बात करते हैं, ये तो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा वी, मतलब कोई दो पॉइंट के बीच में वीपी माइनस वी, दो पॉइंट ए और बी के बीच का। तो ये हो गया वर्क डन फ्रॉम ए टू बी तक जाने में अपॉन में क्यू। ए से बी तक जाने में जितना काम करना पड़ता है अपॉन में उसका चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज, ए से बी तक जाने में चार्ज। या फिर इसको लिख सकते हो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए अपॉन में क्यू, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अगर आपको वर्क डन ही निकालना था तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू, इसको क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू डेल्टा वी। किन्हीं दो जगहों के बीच में कितना वर्क करना पड़ता है, जैसे अभी आपने निकाला 780 गुणा 5, ठीक है ना, 780 इंटू 5। ये कैसे निकाला? आपको पोटेंशियल डिफरेंस 780 पता चला था और उसको 5 कूलम से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास वर्क आ गया। यही चीज आपने की है, बस मैंने इसको फॉर्मूले में लिख दिया। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हो गया। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करी जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि उस जगह तक इंफिनिटी से चार्ज को पहुंचाने में कितना वर्क लगा था, किसके लिए? 1 कूलम के। 10-15 लेके आ जाओ तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा और फिर वो आएगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर वो पोटेंशियल नहीं है, शब्दों का फर्क है। यहां लिखा है पोटेंशियल। पोटेंशियल केवल किसके लिए लिया जाता है? 1 कूलम के। पोटेंशियल किसके लिए लिया जाएगा? केवल 1 कूलम के। लेकिन अगर इसी वर्ड के आगे क्या लगे एनर्जी, तब ये एनर्जी बन जाएगी। तो ये वाला हमारा अभी बिल्कुल भी काम नहीं है। हमारा काम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और वर्ड। याद है, समझ में आया? अच्छा, अब मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? कि जैसे मान लो कि मैं पॉजिटिव चार्ज हूं और एक पॉजिटिव चार्ज को ही इंफिनिटी से लेके आ रहा है कोई, तो उसको वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूं? रिपल्शन लगा रहा हूं। रिपल्शन के अंदर उसको वर्क करना पड़ेगा किस पे? चार्ज पे। तो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। लेकिन उल्टा हो जाए, मैं हूं नेगेटिव का, या वो चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव का, मैं हूं पॉजिटिव का। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव का है तो अब उसपे आपको क्या करना पड़ रहा है? पकड़ के थोड़ी लाना पड़ रहा है, अपने आप ही आ रहा है। वो तो अपने आप ही आ रहा है। इस वाले केस में उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो हम उस काइनेटिक एनर्जी को अगर नेगेटिव में ले, काइनेटिक एनर्जी को मतलब कम ले, मतलब कि हम चाहते हैं कि उसे रोक के रखें, चलने नहीं देना है, तभी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो चलने नहीं देना, और वो जहां तक भी पहुंचे उसकी जगह क्यू की वैल्यू माइनस क्यू हो गई। जो भी उसका चार्ज है वो पहले पॉजिटिव का, तो अब नेगेटिव का हो गया, तो पोटेंशियल भी कैसा आएगा? नेगेटिव। तो जो v की वैल्यू है kq अपॉन में r, अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहा तो ये भी नेगेटिव, kq अपॉन में r। ये किस पे डिपेंड करता है? उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं पॉजिटिव हूं तो वो जो ला रहा है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव है उसके हिसाब से हो जाएगा। नहीं तो अगर मैं पॉजिटिव या नेगेटिव हुआ तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, किसी जगह पे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर मैं सिंपल आइडिया के लिए बताऊं तो अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे अगर जैसे प्लस का 10 है तो यहाँ प्लस का 5 होगा, यहाँ प्लस का 3 होगा, और इंफिनिटी पे जाके कितना हो जाएगा? 0। ये वाली बात है। अगर ये नेगेटिव का होता है तो इसमें क्या होता है? माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 3 और इंफिनिटी पे जाके 0। ये वाली बात है। मतलब पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल भी पॉजिटिव का आएगा, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल भी नेगेटिव का। इसमें अपने आप आता है, इसमें लाना पड़ता है। इसमें अपने आप आता है, इसमें लाना पड़ता है। ये तो बात समझ में आ गई? ओके। अच्छा,
अब जो ये पोटेंशियल है वर्क डन करना पड़ता है या हमको देना पड़ता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव पे डिपेंड कर रहा है। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव में अपने आप नहीं आता है, हमको लाना पड़ता है, नेगेटिव में अपने आप आ जाता है। तो डिफरेंस तो वैसे ही निकालेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ -5। डिफरेंस वैसे ही 5 और -5। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके? ठीक है, आप केवल इतना ही लिखेंगे, वो लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बाकी चीजें समझाने के लिए भी जॉबनेर, जयपुर, ये सब समझाने के लिए लिख लीजिए। बकरी बना रहे हैं ये ना 12 वाला 11 से वो तो आईको भाई है ना राहुल लीजिए नहीं वीडियो तो मेरी बात क्लास में मेरे को इनको थोड़ा सॉल्व करना है मुझे पता क्लास बता दे रहे यार हां ये तो आपको कुछ ना बता दे अरे ऐसा केवल फिजिक्स में हो रहा है या केवल केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में हो रहा है? केमिस्ट्री में तो बुक से पढ़ते हैं सर, तो बुक का तवाशी कर लेते। अरे नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हो कि सर यहाँ पर तो आपकी बुद्धि समझ में आ जाती है, घर जाने के बाद में डब्बे बोला बाकी सब तो उल्टा घर जाके समझ में आता है, क्लास में नहीं समझ में आता। तो मैंने तो बोला तुमको रीडिंग मारनी चाहिए उससे, एक लाइन दो थोड़ी लिखे नहीं, अगर उससे पढ़ोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बेटा जी क्या
बेटा तू मैथ का है, तेरे में 3 ही चांस मिलते हैं टोटल। वेरी गुड, चलो हाँ, अब देखो हमारे फिजिक्स में 2-3 रूल सेम से हैं। जैसे कोई भी चीज मूव करती है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था, याद होगा, पानी का बुलबुला नीचे से ऊपर जाता है, पूछ रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। तो हाई पोटेंशियल से किधर चलता है, लो पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह से चार्ज पार्टिकल भी कैसे चलता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। जैसे अभी मैंने पॉजिटिव वाला चार्ज पार्टिकल बनाया था, इससे इस तरह से बनाया था 10, 5, 3, 2, इस तरह से। तो अगर मैं किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ दूं तो किधर जाएगा, हाई से लो, ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, इससे दूर जाएगा, ऑटोमेटिकली कहां जाएगा, इससे दूर। अगर मैंने नेगेटिव को छोड़ दिया तो उसके लिए हाई कौन है, उसके लिए क्या होता है, -10, -5, -3, -2। उसके लिए हाई कौन है, ये हाई है और ये लो है, तो वो उधर हाई से लो। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल चलता है तो किधर चलता है, हाई से लो, ठीक है ना। अगर आपको लो से हाई पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसकी एनर्जी कम होने लग जाएगी, उसकी एनर्जी कम होने लगे। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने लगेगी। समझ आ रहा है। देखो इसको इधर से उधर जाना है, इसको छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं छोड़ते, मान लो यहाँ छोड़ दिया, ठीक है, ऑटोमेटिकली छोड़ दिया तो किधर जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, हाई से लो। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको इधर से इधर भेजना चाहूं तो क्या करेगा, मैंने इसको वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी देने से इसके पास क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, और ये कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। तो अब कौन सी एनर्जी रह जाएगी इसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करने लग जाएगा, पोटेंशियल। उल्टा चलेगा तो काइनेटिक को पोटेंशियल में, सीधा चलेगा ऐसे तो क्या करेगा, पोटेंशियल को काइनेटिक में। कन्वर्जन समझ में आ गया। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहां पे छोड़ दिया, पॉजिटिव वाले पार्टिकल को ही छोड़ा है, तो इधर जाएगा तो पोटेंशियल से क्या बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी। अपने आप चला ना, पोटेंशियल से किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, काइनेटिक। और इधर चल रहा था तब क्या करेगा, काइनेटिक से क्या बना रहा होगा, पोटेंशियल। ये वाली बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से फ्लूइड में भी हमारे पास में होता है कि जो भी चीज चलती है, जैसे हवा चल रहा है या पानी चल रहा है, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इधर चलती है हाई से लो। जैसे आप है ना स्ट्रो लगा के पानी पीते हो, पानी नहीं पीते हो तो जूस ही पीते हो स्ट्रो लगा के, तो स्ट्रो लगा के जूस पीते हो, तो जूस पीते हो तो आप अपने मुंह में क्या क्रिएट करते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो। वैक्यूम क्रिएट कैसे करते हो, आप हवा अंदर खींचते हो, अंदर खींचते हो तो वो क्या होता है, जो जूस रखा होता है गिलास के अंदर वो आपके मुंह में जाने लगता है। क्यों, क्योंकि अंदर का प्रेशर लो कर दिया और बाहर का प्रेशर अभी भी हाई रह गया उसके रिस्पेक्ट में, तो हाई से लो। और अगर आपने अंदर से क्या किया, वापस से उस मुंह में भरे हुए जूस को वापस बाहर निकालना है, गिलास भरना है, किया था ना, राधा ने किया था, ठीक है ना, राधा जीत गई थी शायद, राधा ही तो जीती थी, हाँ, तो राधा जीती थी। तो राधा ने क्या किया, अपने मुंह में हाई प्रेशर बनाया और उससे क्या बना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अपने आप फ्लूइड फ्लो करने लगे। तो हमेशा जब भी जैसे बारिश होती है तो बारिश किस हिसाब से होती है, जैसे हवा चलनी है, तो हवा चलनी है तो हवा इधर से इधर चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर हाई प्रेशर था, इधर लो प्रेशर था। कभी जैसे अखबारों में या फिर न्यूज में बोलते हैं ना कि है ना गुजरात के ऊपर या राजस्थान के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो यहाँ बारिश होने की संभावना है या तूफान आने की संभावना ज्यादा हो गई है। तो लो प्रेशर जहां पे भी हो जाता है तो सारी तरफ क्या है, हाई प्रेशर, और सारी हवाएं कहां जाना चाहती है, उसी जगह। जैसे मान लो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है, यहाँ मान लो कि तेलंगाना है, स्टेट है, तेलंगाना स्टेट। अब इस तेलंगाना स्टेट पे क्या आ जाए, लो प्रेशर आ जाए, यहाँ पे लो प्रेशर, तो साइड में सब जगह क्या है, हाई प्रेशर। सारी हवाएं कहां जानी शुरू होगी, तेलंगाना, ठीक है, सारी हवाएं कहां जाएगी, तेलंगाना। तो तेलंगाना में क्या आएगा, तूफान, तो वो भंवर बन जाता है इस तरह से। भंवर जानते हो ना, उसको क्या बोलते हो आप, भंवर को क्या बोलते हो आप, बवंडर, ठीक है ना। तूफान आता है ना तो आप सैटेलाइट इमेज देखोगे तो उसमें आपको इस तरह से तूफान दिखेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। तो इसी तरह से हमेशा अगर फ्लूइड बहता है, फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, नहीं बात नहीं,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अगर चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है तो किधर करता है? हाई प्रेशर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट हमारे घरों में आ रही है, हमारे घरों से वहां नहीं जा रही। समझ में आया? पता चला कि हमारे घर से बिजली कहाँ जा रही है? डिस्कॉम में जा रही है। तो डिस्कॉम से हमारे घर में आ रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? वहां उन्होंने हाई वोल्टेज बना रखा है, अपने यहाँ पे लो वोल्टेज। हमारे यहाँ पे कितना है? 220 वोल्ट। वहां कितना है? 11,000। तो जैसे 11,000 से 220 की तरफ ही आएगी करंट। किधर से किधर जाएगी? 11,000 से 220। ऐसा नहीं होगा 220 से 11,000 की तरफ नहीं जाएगी। हाँ, अचानक से वहां कम कर दिया तो उल्टा हो जाएगा काम, अपने घर से उधर जा रही होगी। बात तो समझ में आ गई आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन आपको? ठीक। तो हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये वाली बातें अच्छे समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे हमारा चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन ये टॉपिक मैंने एलिमेंट्री पढ़ाया है, हालांकि इस टॉपिक का वापस से पूरा चैप्टर आएगा और हम वापस पढ़ेंगे। हाँ बोलो। कल सैटरडे। थैंक यू। थैंक यू। कल एक्टिविटी करवा देते जवाब। पोटैटो खराब हो गए। हाँ तो जरूरी है क्या पोटैटो वाला कराए? नहीं, उसमें से निकाले नहीं सर। हाँ तो कोई उग गए होंगे ना, उनको दे देते यार, एग्रीकल्चर वालों को तो काम लेते। तो रामलाल जी को दे देना, वो सब्जी बना के लाए। हाँ सही है रामलाल। ओके अच्छा, अब देखो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन अभी मैं केवल बोल के समझा रहा हूँ, ठीक है? मैं चाहूंगा कि इसके नोट्स मिल जाए तो आप डायरेक्टली उतार दो, क्योंकि ये थ्योरी चैप्टर है थोड़ा, ठीक है ना? समझने लायक चीजें ज्यादा है लेकिन थ्योरी चैप्टर है। चलो अब देखो हमारे पास में जो लाइट होती है, लाइट वेव होती है, लाइट वेव होती है, इसके एक्सपेरिमेंट हो रखे थे। एक तो हो रखा था YDAC, एक होता था डिफ्लेक्शन। याद करो, एक दिन मैंने क्लास में वहां पे फ्रिंजेस बना के दिखाई थी, ठीक है ना? वो जो प्रॉपर्टी है कि किसी जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, किसी जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब जिन लोगों ने संडे की क्लास ली उनको पता है इंटरफेरेंस भी क्या चीज होती है और इंटरफेरेंस से होता क्या है। किसी जगह हाई इंटेंसिटी, किसी जगह लो इंटेंसिटी। तो जब हमने लाइट के साथ में डिफ्लेक्शन कराया तो हमें कंफर्म हो गया लाइट तो भाई साहब क्या है? वेव है, तो लाइट वेव होती है, ये तो बात समझ ली। लेकिन फिर एक नई थ्योरी है, नई थ्योरी क्या है? लाइट पार्टिकल भी हो सकती है। ये कैसे हुई? देखो मान लो क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो साइंटिस्ट वही सुबह सुबह अपनी लैब में आता है, साफ सफाई करता है, एक्सपेरिमेंट चालू करता है, ठीक है? झाड़ू पोछा करता है, ठीक है? अब उसने एक दिन एक्सपेरिमेंट चालू किया, तो एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ पर एक छोटा बॉल था, एक बड़ा बॉल था, ठीक है? इसको चार्ज पार्टिकल देते रहे, इसको चार्ज पार्टिकल देते रहे, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो अभी हमने बात की ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बढ़ता गया। ये हाई वोल्ट पे हो गया और ये लो पे। तो हाई वोल्ट और लो वोल्ट की वजह से क्या होगा? करंट फ्लो होना शुरू होगी। तो करंट कहां से कहां होगी? हाई से लो। करंट मतलब चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो हुए तो अचानक से यहां क्या हुई? स्पार्किंग। अचानक से क्या हुई? स्पार्किंग, ठीक है? पर ये हाई वोल्टेज पर आने में थोड़ा टाइम लेता है, मतलब हम जब देते हैं वोल्टेज तो हाई वोल्टेज में आने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है? कोई बात नहीं। तो जब एक्सपेरिमेंट का सेटअप चल रहा था तो ऐसा था कि हर 10 सेकंड में एक स्पार्किंग होती है। कितने? हर 10 सेकंड में एक स्पार्किंग, हर 10 सेकंड की एक स्पार्किंग। रोजाना यही काम हो रहा था, सब सही चल रहा था, रोजाना 10 सेकंड में एक स्पार्किंग होती है, चल रहा है। सुबह से लेकर शाम तक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। शाम को मंगल करी दुकान और वापस घर चला गया, फिर वापस सुबह आया, वापस अगरबत्ती करी, झाड़ू पोछे करी, अगरबत्ती करी, वापस चालू कर दिया। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हो गई कि जिस उस दिन जब वो आया तो उसने सारी लाइट वगैरह ऑन की, तो उसने यूवी लाइट भी ऑन कर दी। कौन सी लाइट? यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट ऑन कर दी। ऑन करने से क्या फर्क पड़ा? वो ऑन करके उस एक्सपेरिमेंट के ऊपर गिरा दी। मतलब अब इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट भी आ रही है, ठीक है ना? तो देखने में आया कि यहां जो स्पार्किंग हो रही है ना,
ये स्पार्किंग 10 सेकंड में एक बार नहीं होके 1 सेकंड में एक बार होने लगी। मतलब 10 सेकंड में 10 बार होती, पहले 10 सेकंड में एक ही बार होती थी, अब 10 सेकंड में 10 बार होती। सब साइंटिस्ट जो का ये क्या करते हैं, रोजाना तो सेम ही एक्सपेरिमेंट करते हैं, रोजाना तो 10 सेकंड में एक ही बार स्पार्किंग आ रही है, अब की बार स्पार्किंग तेज होगी, स्पीड में कैसे हो रही है स्पार्किंग। तो उन्होंने सोचा गड़बड़ क्या करी, तो उन्होंने चेक किया तो देखा कि यहाँ पर जो ये स्पार्किंग हो रही है, स्पार्किंग जो हो रही है इसका कारण है ये यूवी लाइट। यूवी लाइट आज हमने डाल दी, इसकी वजह से स्पार्किंग तेज हुई। तो उसने देखा कि यूवी लाइट बंद करके देखते हैं, यूवी लाइट बंद कर दी, वापस स्पार्किंग क्या होगी, 10 में से 1 होगी। मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क है। यूवी लाइट डालने से क्या हो रहा है आपका, यूवी लाइट डालने से क्या हो रहा है, स्पार्किंग तेज हो रही है। मतलब यूवी लाइट क्या काम कर रही है, यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है। यहां से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालेगी तो इसका वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, यहां से वोल्टेज ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वोल्टेज एक्चुअली है किसकी वजह से, चार्ज पार्टिकल की वजह से। अगर यूवी लाइट यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है तो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, तो वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा और डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से स्पार्किंग तेज हो रही है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके, अच्छा, तो उसने देखा कि भाई यूवी लाइट से ऐसा हो रहा है, तो चलो ठीक है दूसरी लाइट गिरा के देखते हैं। येलो गिराते हैं, रेड गिराते हैं, ऑरेंज गिराते हैं, सब तरह की लाइट गिरा के देखते हैं। तो उसने देखा यूवी लाइट से जितनी तेज स्पार्किंग हो रही है उतनी तेज दूसरी लाइट से नहीं हो रही है, लेकिन रेड लाइट से तो हो ही नहीं रही है, रेड लाइट से तो स्पार्किंग ही नहीं हो रही है। अब रेड लाइट और यूवी लाइट को पकड़ के चला, रेड लाइट से तो स्पार्किंग हो ही नहीं रही है, हो ही नहीं रही है का मतलब 10 में से 1 ही बार हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यूवी लाइट से क्या हो रहा है, 10 में 10 बार हो रही है, 10 सेकंड में 10 बार हो रही है। चलो कोई बात नहीं, उसने सोचा ऐसा हो सकता है कि मैं जो ये रेड लाइट गिरा रहा हूं इस रेड लाइट की एनर्जी कम है तो हम इसकी एनर्जी बढ़ा लेते हैं। हमने 10 वाट का बल्ब लगा रखा है, इसकी जगह 20 का लगाते हैं, 50 का लगाते हैं, 100 का लगाते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, यूवी लाइट तो 10 वाट की लगा रखी थी, उससे 10 सेकंड में 10 बार हो गई, लेकिन जब आपने रेड लाइट का बल्ब लगाया और उससे हमने स्पार्किंग चेक की तो स्पार्किंग हुई नहीं रही है, मतलब तेज नहीं हुई, 10 में से 1 ही बार हो रही है। अच्छा, तो हमने 100 वाट का बल्ब लगा के चेक कर लिया, फिर देखा तो भी नहीं हो रही है, 1000 का लगा लिया, 2000 का लगा लिया, 3000 का लगा लिया, बहुत ज्यादा पावर का भी रेड लाइट लेके आ गए, बहुत ज्यादा पावर का भी रेड लाइट का बल्ब लेके आ गए, तो भी स्पार्किंग उतनी की उतनी ही है। मतलब गड़बड़ हो गई, मतलब कि अब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से उसकी एनर्जी बढ़ ही नहीं रही है। हम क्या सोच रहे थे, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओ एनर्जी बढ़ गई, सोच तो यही रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि वेव के अंदर क्या होता है, वेव की जो एनर्जी होती है वो होती है I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। जिन्होंने वेव पढ़ी थी 11th में, जो ये संडे की क्लास में, उनको पता होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, तो एक्चुअल में एम्पलीट्यूड बढ़ाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उस लाइट का एम्पलीट्यूड बढ़ाने से एनर्जी बढ़नी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो अब लाइट ज्यादा एनर्जी की है, लेकिन जो हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन तो निकल ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो केवल यूवी लाइट के 10 वाट के बल्ब से निकल जाता है, रेड लाइट का तो 1000 वाट का लगा दिया, 2000 का लगा दिया, 3000 का लगा दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब नया कॉन्सेप्ट आया कि भाई साहब ये लाइट वेव नहीं है, लाइट वेव नहीं है, इतने दिनों तक समझ रहे थे ना लाइट वेव है, लाइट वेव नहीं है, लाइट क्या है, पार्टिकल। क्या मान लिया लाइट को, पार्टिकल। अब ये पार्टिकल क्या नाटक हुआ, पार्टिकल मानने से क्या प्रॉब्लम सोल्व होगी, तो इन्होंने माना कि रेड लाइट का जो एनर्जी का पार्टिकल है, रेड लाइट का जो एनर्जी का पार्टिकल है ये साइज में छोटा है, ये साइज में छोटा है, या मतलब कम एनर्जी है, और जो यूवी लाइट का पार्टिकल है वो साइज में बड़ा है। तो अगर हमने छोटा पार्टिकल मारा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, बड़ा पार्टिकल मारा तो इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। बात समझ में? मतलब मेरे को इसका सर फोड़ना है, इसका अपनी साधना का, ठीक है, परेशान तो नहीं फोड़ेंगे, हकीकत में नहीं फोड़ेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसका सर फोड़ना चाहते हैं तो हमने इसके सर पे थर्माकोल की गोली मारी, थर्माकोल की वो छोटी छोटी आती है ना गोली, थर्माकोल की गोली मारी, एक बॉल मारी, सर फूटा इसका नहीं फूटा, 2 मारी, 10 मारी, 1000 मारी, लाख मारी, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, उस थर्माकोल की एनर्जी कम है, थर्माकोल की बॉल की एनर्जी कम है। और मैंने एक छोटा सा पत्थर लेके आया, अब मारा,
फूट गया, सर फूट गया, ठीक है। तो जो काम 1,00,000 थर्माकोल की छोटी छोटी गोलियां नहीं कर सकती थी, वो काम एक छोटे से पत्थर ने कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि थर्माकोल की गोली की एनर्जी, आपने नंबर ऑफ पार्टिकल तो ज्यादा कर लिए, लेकिन उसकी एनर्जी नहीं बढ़ी अभी तक। यही काम हमने रेड लाइट में किया था। रेड लाइट, हमने बहुत सारे पार्टिकल भेजे रेड लाइट के, अब लाइट को पार्टिकल मान लिया, तो रेड लाइट के बहुत सारे पार्टिकल भेजे, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन एक बड़ा पार्टिकल एनर्जी का भेजा, जैसे यूवी लाइट का, तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। मतलब जैसे ही मैंने बड़ा क्या भेजा, बड़ा इलेक्ट्रॉन, वो बड़ा आपके फोटोन, इसका लाइट का पार्टिकल भेज दिया, तो इसका सर फूट गया और बाहर आ गया। बड़ा पत्थर मार दिया तो इसके सर में से भेजा बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब लाइट को ये जो पार्टिकल माना, इस पार्टिकल का नाम क्या है? तो इस लाइट का पार्टिकल का नाम दे दिया क्वांटा ऑफ रेडिएशन। क्या नाम दिया इसको? ठीक है। अब क्वांटा का मतलब होता है वो छोटे से छोटा पार्टिकल जिसकी कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू हो सकती है, छोटे से छोटा पार्टिकल क्वांटा, ठीक है ना। तो जैसे क्वांटा ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ये लिखवाया था मैंने, शायद ये बताया था। क्वांटा ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, ये अभी हाफ ईयरली में पूछा था, 12th वालों की हाफ ईयरली में आया था। क्वांटा ऑफ चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹। वैसे क्वांटा ऑफ लाइट, क्वांटा ऑफ रेडिएशन, उसे हमने एक अलग से नाम दिया, जिसका नाम दे दिया फोटोन। तो अब लाइट जो आ रही है, वो लाइट क्या है? फोटोन के पार्टिकल्स है। लाइट आ रही है, वो क्या है? लाइट फोटोन के पार्टिकल्स है। जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे यहाँ पे क्या आ रहा है? मेरे ऊपर फोटोन के पार्टिकल्स गिर रहे हैं, आप पे भी गिर रहे हैं, सब जगह गिर रहे हैं। पर ये जो फोटोन गिर रहे हैं, इसकी एनर्जी किसकी बराबर है? इस व्हाइट लाइट की। अगर रेड लाइट लेके आऊं तो रेड लाइट के बराबर का फोटोन हो जाएगा, यूवी लाइट का हो तो यूवी लाइट के फोटोन के बराबर हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको? लाइट के फोटोन के पार्टिकल समझ में आ गए। तो पूछा भाई फोटोन का कॉन्सेप्ट बताओ। फोटोन का कॉन्सेप्ट जो कि मतलब कि फोटोन क्या होता है, कैसे होता है, इसकी स्पीड क्या होती है, इसकी एनर्जी क्या होती है, इसके दूसरे मतलब कि अगर इसे चला रहे हैं तो इसका मोमेंटम कितना होता है, ये रुक जाता है तो कैसे बिहेव करता है, ये चल रहा है तो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो कैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में, फोटोन के बारे में बताया। अभी ध्यान रखना है, ये सब हाइपोथेसिस है, मतलब हमने मान रखा है, मान ही रखा है, हकीकत में कुछ है या नहीं है इसको कुछ अता पता नहीं है, ठीक है। तो लाइट को हमने क्या मान लिया? फोटोन। ध्यान रखना, लाइट को पहले क्या मान रखा था? वेव। अब क्या मान लिया? फोटोन, ठीक है। तो लाइट को फोटोन माना, तो लाइट की, फोटोन की स्पीड क्या होगी? लाइट की स्पीड के बराबर। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट का पार्टिकल होता है जिसे हम फोटोन बोलते हैं, फोटोन की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद है, ठीक है। अच्छा, इसकी एनर्जी कितनी होती है? तो एनर्जी का फॉर्मूला है E = h/v। इसे क्या बोलेंगे? व्यू। व्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो h तो है प्लांक कांस्टेंट, h तो क्या है? प्लांक कांस्टेंट। इस h की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। याद रखनी पड़ेगी। h व्यू 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये किसकी वैल्यू होती है? प्लांक कांस्टेंट h की। ये क्या है आपके पास में? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब लाइट एक वेव थी ना, पहले लाइट एक वेव थी, उस वेव की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखो। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी रखनी पड़ेगी हर्ट्ज के अंदर। किसमें रखनी पड़ेगी? हर्ट्ज। हर्ट्ज वही फ्रीक्वेंसी है। अगर आप सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो वहां पे भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज ही होती है। अगर आप सर्कुलर के बाद में वेव पढ़ते हो या फिर ऑसिलेशन पढ़ते हो, वहां पे भी फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी हर्ट्ज ही होती है। तो यहाँ पर लाइट एक वेव है, लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, h व्यू। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/t। v/t v/λ, ठीक है ना। अगर आपको याद नहीं हो तो v = n λ सिखाया था मैंने। v = n λ, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ। v = n λ। किस को याद है v = n λ? नहीं याद है? अरे एक दिन वो याद करो, मैं घुमा के बता रहा था। v = n λ होता है, उसी से तो हम λ1 λ2 n1 n2 ये निकाल रहे थे।
ठीक है ना, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे थे। आ गया समझ में? V इक्वल टू एन लेमडा दिखा भी, ठीक है, जो संडे को आ रहे हैं उनको पता है। V इक्वल टू एन लेमडा मतलब कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव, इसका मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो अगर मैं यहां से n की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, v बटे में लेमडा। v क्या है, स्पीड, और लेमडा क्या है, वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी, यहां पर भी ये फ्रीक्वेंसी है व्यू, तो इस व्यू का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है, c। वेलोसिटी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, c अपॉन में लेमडा। तो अब ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हो गया E इक्वल टू एच म्यू, और इसी फॉर्मूले को चेंज कर दो तो एच सी अपॉन में लेमडा, एच सी अपॉन में लेमडा, E इक्वल टू एच म्यू इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा। जहां लेमडा तो क्या होगी, वेवलेंथ, h क्या हो गया, प्लांक कांस्टेंट, c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट। ये लेमडा वेवलेंथ, ये लाइट की वेवलेंथ है, जो भी आप रेडिएशन लेके आओगे उसकी वेवलेंथ। यहां फ्रीक्वेंसी क्या है, जो भी फ्रीक्वेंसी लेते हो उसकी वेवलेंथ। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और h क्या है, प्लांक कांस्टेंट 6.63 into 10 की पावर -30। अब आप कहोगे सर ये इतनी वैल्यू, c की वैल्यू, ये गुणा भाग कौन करेगा, हमें तो आता जाता नहीं है, हमको तो पढ़े ही नहीं आते हैं ओके, ठीक है, हम दूसरे कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने एक इजी फॉर्मूला बना रखा है, वो है एच सी की वैल्यू लिख लोगे 12400 अपॉन में लेमडा एंगस्ट्रॉम में, और आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, जैसे जूल होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी है। 12400 बटे में लेमडा मैं जब यूज करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा 12400 को यूज कैसे करना है। यहां तक तो कोई दिक्कत है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, फोटोन के लिए दो ही बात बताइए, फोटोन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जो वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, इक्वल टू एच म्यू एच सी अपॉन में लेमडा, जो 12400 अपॉन में लेमडा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ओके, तीसरी लाइन, जो फोटोन होता है वो एनर्जी का पार्टिकल है, इसका रेस्ट मास 0 होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है, रेस्ट मास 0। अच्छा, एक दिन मैंने कुछ डिस्कशन कर लिया था और मैंने बोला था कि अगर हम स्पीड में चले तो हमारा मास इंक्रीज हो जाता है, याद किया था, ठीक है। अगर हम स्टेशनरी है तो हमारा कोई ना कोई मास है, जैसे मैं अभी स्टेशनरी हूं, वैसे एक्चुअल में स्टेशनरी नहीं हूं मैं अभी, क्योंकि मैं अर्थ के रोटेशन के साथ में घूम भी रहा हूं, लेकिन अगर मैं अभी मान लो कि मैं स्टेशनरी हूं तो मेरा कोई ना कोई तो मास है, अभी भी स्टेशनरी हूं तो भी मेरा कोई मास है। तो फोटोन होता है ना, इसका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब ये रेस्ट पे है, रुका हुआ है, तो इसका कोई मास नहीं है, ये क्या है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये चल रहा होता है तब इसका मास होता है, तब हम इसे बोलते हैं मोशनल मास। क्या बोलते हैं इसका, मोशनल मास। ऐसे ना नीट जेईई में क्वेश्चन पूछ लेता है, फोटोन का रेस्ट मास कैसा होता है, 0, फोटोन का मोशनल मास कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, फोटोन का मोशनल मास कुछ ना कुछ वैल्यू। तो थर्ड पॉइंट, रेस्ट मास 0 होता है, रुक गया तो कोई भी एनर्जी बनेगी उसकी, मास नहीं रहेगा उसका। फोर्थ पॉइंट, अगर हम इंसिडेंट लाइट की रेडिएशन की, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, क्या बोले, इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी। अब वेव तो मान नहीं रखी है, वेव मानते थे तो क्या बोलते हैं इसको, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ाते, लेकिन अब तो पार्टिकल मान रहे। तो जब भी हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है, जैसे ये अगर 20 वाट की ट्यूबलाइट है, कितने वाट की है, 20 वाट की ट्यूबलाइट है। अगर ये 20 वाट की है और अगर इसकी जगह मैं 50 वाट की ट्यूबलाइट लेके आऊं, तो 20 वाली और 50 वाली में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये मान लो कि 1 सेकंड में 1000 फोटोन भेजती है, तो वो 1 सेकंड में 5000 फोटोन भेजेगी। नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हुए, एनर्जी इंक्रीज नहीं हुई है, फोटोन की एनर्जी तो उतनी की उतनी है। जैसे मैंने इसके सर पे एक थर्माकोल की बॉल मारी थी और एक बार 1 लाख मारी थी, तो उससे केस में मैंने इंटेंसिटी इंक्रीज की थी। क्या इंक्रीज की थी मैंने, इंटेंसिटी। मैंने उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज नहीं करी, मतलब ट्यूबलाइट तो ये भी है, मान लो ये हेवल्स कंपनी की है, मैं तब भी किसके लाऊं, 50 वाट की हेवल्स की लेके आऊं, सेम लाइट ये दे रही है वो भी दे रही है, बस वो लाइट मुझे ज्यादा लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि उसमें 1 सेकंड में फोटॉन्स ज्यादा निकल रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स
ज्यादा निकलते हैं। ये वाली बात समझ में, ठीक है। हाँ, अगर मैंने कलर चेंज कर दिया ना तो एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि कलर चेंज करते ही वेवलेंथ चेंज हो जाती है या फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो एनर्जी अलग हो जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज की तो एनर्जी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं, मैंने क्या चेंज की, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी चेंज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। कंफर्म है, ठीक है। अगर मान लो अब मैं यह बोलूं कि मैं एक रेड लाइट लेके आऊं और एक ब्लू लाइट लेके आऊं, दोनों 50-50 वाट की है, एक रेड लाइट और एक ब्लू लाइट, तो बताओ किसके फोटोन ज्यादा निकलेंगे, ब्लू के। क्यों नहीं, मैंने दोनों 50 वाट के बोले, कलर का डिफरेंस है। अब आप बोल नहीं सकते हो कि दोनों में ज्यादा कम किसके होंगे, क्यों, क्योंकि कलर के हिसाब से है ये, कलर के हिसाब से एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, ब्लू की। अरे एक बार आपको क्लास में सिखा दिया था मैंने, एक्स रेज गामा रेज बताया था कि नहीं बताया था, एक्स रेज गामा रेज और विबग्योर पैटर्न। विबग्योर पैटर्न में क्या होता है, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो रेड ऑरेंज, ऑरेंज रेड, विबग्योर पैटर्न होता है। तो विबग्योर में जो वॉयलेट वाला है उसकी तो एनर्जी क्या होती है सबसे ज्यादा, और जो रेड वाली होती है उसकी एनर्जी कम। अगर दोनों में 50-50 वाट के लेके आता हूं तो 50-50 वाट के लेके आता हूं तो फोटोन ज्यादा किसके निकलेंगे, 50 वाट के हिसाब से ये भी 50 जूल पर सेकेंड देता है और ये दूसरा भी 50 जूल पर सेकेंड, यानी 50 जूल। ये जो वाट है, वाट का मतलब ही क्या होता है, जूल पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अगर रेड लाइट ले ली और ब्लू लाइट ले ली तो रेड भी कितनी दे रही है, 50 जूल पर सेकेंड, और ब्लू भी कितनी दे रही है, 50 जूल। लेकिन जो ब्लू का जो फोटोन है ना उसकी साइज बड़ी है और रेड का फोटोन साइज में छोटा है। क्यों है, क्योंकि रेड क्या है, कम एनर्जी का है और ब्लू कैसा है, ज्यादा एनर्जी, ठीक है ना। अगर आपको पैटर्न याद नहीं है तो विबग्योर पैटर्न VIBGYOR, ठीक है ना। इधर से इधर आते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, या ये समझ लो एनर्जी बढ़ती है, इधर से इधर आते हो तो एनर्जी बढ़ती है। रेड सबसे कम, वॉयलेट सबसे ज्यादा। तो रेड की एनर्जी सबसे कम है, वो 50 जूल दे तो वो तो छोटी वाली चॉकलेट फेंक रही है, और वॉयलेट वाला या ब्लू वाला क्या कर रहा है, बड़ी वाली चॉकलेट फेंक रहा है। भाई चॉकलेट एक तो 5 रुपए वाली 5 स्टार है और एक 10 रुपए वाली 5 स्टार है, ठीक है। तो 5 स्टार तो 5 स्टार ही है, लेकिन है तो 5 और 10 अलग अलग, ठीक है। एक तो मैं 5 वाली फेंकूं, एक 10 वाली फेंकूं, ठीक है। तो 10 वाली फेंकूंगा तो उसमें तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, पर मैं सेम ही रुपीस की फेंक रहा हूं। मैं 100 रुपए की चॉकलेट इधर से 5 रुपए वाली 5 स्टार और 100 रुपए की चॉकलेट इधर से 10 रुपए वाली 5 स्टार। बताओ नंबर ऑफ चॉकलेट किधर से ज्यादा आएगी, 5 रुपए वाली में या 10 रुपए वाली में, 5 रुपए वाली। तो मतलब जिसका एनर्जी का फोटोन छोटा होगा उसके फोटोन के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, जिसका एनर्जी का पैकेट बड़ा होगा उसके फोटोन के नंबर कम हो जाएंगे, जब वो सेम ही पावर के हैं। सोर्स का पावर क्या है आपका, सेम। सोर्स का पावर सेम कैसे हुआ, दोनों 50-50 वोल्ट के लिए। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब जब एनर्जी ऑफ फोटोन की बात होगी तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन में तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज करूं, मतलब व्यू की वैल्यू इंक्रीज करूं, ये वाली, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होता है। तो अभी समझना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होती है। याद रहेगा ये वाली बात, ठीक है। कब, ठीक है। अब मैं कल क्या करूंगा, ये आके डायरेक्ट अपना क्लास में छाप दूंगा बोर्ड पे, और मैं जैसे ही लिखना स्टार्ट करूंगा आपको भी लिखते जाना है कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन।